गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना टॉपिक चल रहा था ओशन वाटर मूवमेंट यानी महासागरीय जल का संचलन, और उसको तीन पार्ट में डिवाइडेशन किया, जिसके अंदर एक तो पड़ा टाइड्स यानी ज्वार भाटा, और जो दूसरा इसका टाइप था ओशन वेव यानी महासागरीय तरंगी, और थर्ड पार्ट ओशन करंट यानी महासागरीय धारा। अब धाराएं कितने प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार और कैसे इस प्रकार से जो महासागरीय जल के अंदर संचलन करती हैं, तो ये लास्ट टॉपिक है इस टॉपिक का, ओशन वाटर मूवमेंट का। तो आज देखेंगे अपने कौन सा है, महासागरीय धाराएं। देखो महासागरीय जो धाराएं, ओशन करंट, धाराओं को आकार के आधार पर, गति व दिशा के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। अब सभी के डेफिनेशन पढ़ेंगे, यानी जो धाराएं भी कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की, जिनको आकार, गति और दिशा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में। प्रवाह कहें या इसको कहें ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट किसे कहा जाता है? महासागरीय जल पवन के प्रभाव से अनिश्चित गति तथा अनिश्चित दिशा में गति करता है, उसे प्रवाह कहा जाता है। तो इरेगुलर मोशन ऑफ ओशन वाटर कॉल्ड क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट। यानी इसकी ना तो कोई निश्चित दिशा है, अनिश्चित तो दिशा है, और अनिश्चित ही गति, और इफेक्ट किसके पवन के, यानी इफेक्ट ऑफ विंड। ओशन वाटर डू नॉट इन डेफिनेट डायरेक्शन एंड कौन सा, और अपने कौन सा, एक तो मोशन और कौन सा डायरेक्शन से अगर फ्लो करेगा उसको क्या बोलेंगे? अपने ड्रिफ्ट बोलेंगे। दूसरा इसी के अंदर आता है अपने पास धारा। अब धारा किसे कहते हैं? करंट। ये तीनों वर्ड आएंगे अपने पास, और तीनों वर्ड अपने को समझ में आने चाहिए। पहले धारा किसे कहते हैं? महासागरीय जल पवन के प्रभाव से, ये भी पवन के प्रभाव से होगा, पवन के प्रभाव से निश्चित दिशा, यहाँ पर ये ध्यान देना, निश्चित दिशा आ जाएगी। निश्चित दिशा व मध्यम गति, यानी जर्नल वाटर मूवमेंट करेगा। मध्यम गति से प्रवाहित होता है, तो उसे क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। ओशन वाटर मूवमेंट हेल्प ऑफ विंड ए डेफिनेट डायरेक्शन एंड मीडियम मोशन कॉल्ड बोलेंगे करंट। ठीक है, यानी ओशन वाटर इफेक्ट ऑफ विंड इन डेफिनेट डायरेक्शन एंड मीडियम स्पीड कॉल्ड क्या बोलेंगे? इसको करंट बोलेंगे। तीसरा अपने पास जो आ रहा है, प्रवाह आ गया, धारा आ गया, इसके बाद स्ट्रीम किसे कहते हैं? महासागरीय जल निश्चित दिशा, यहां पर आ जाएगा निश्चित दिशा व तेज गति से, बस यहां पर ये फर्क है, तेज गति से गति करता है, उसे स्ट्रीम कहा जाता है।
तो तीनों वर्ड अपने पास कंप्लीट होने चाहिए, यानी ड्रिफ्ट कैसे कहते हैं, और उसके बाद अपने को करंट किसे कहते हैं, उसके बाद स्ट्रीम कैसे कहते हैं। प्रवाह में यानी इरेगुलर मोशन, ना तो उसकी निश्चित दिशा होगी और ना ही उसकी निश्चित गति होगी, ये तो होगा प्रवाह। धारा किसे कहेंगे, महासागरीय जल यानी इफेक्ट ऑफ विंड, यानी पवन के प्रभाव से डेफिनेट डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में और मीडियम टाइप से इसकी मोशन प्राप्त कर लेता है, उससे क्या बोलेंगे, धारा। और स्ट्रीम होगा कि महासागरीय जल निश्चित दिशा और तेज गति से, यानी रैपिडली, यानी क्या होता है, तेज गति से क्या होगा, मोशन करेगा, रैपिडली मोशन करेगा, और इसे वो क्या बोलेंगे, स्ट्रीम बोलेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अपने 3 प्रकार पढ़ेंगे अपने, ड्रिफ्ट, करंट एंड स्ट्रीम। महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग ओशियन करंट। कौन कौन से फैक्टर है जो ओशियन करंट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला आ रहा अपने पास गुरुत्वाकर्षण, यानी गुरुत्वाकर्षण प्रभावित, यानी जो ग्रेविटी इफेक्ट करती है या नहीं करती। देखो अब देखो क्या हो रहा है, यानी महासागरीय जल, ये देखो क्या है, ओशन, ये मान लीजिए क्या है, ओशन, ये ओशन। ओशन में जो भी वाटर है, यानी इफेक्ट ऑफ विंड के इफेक्ट के कारण ये क्या कर रहा है, ये पूरा वाटर क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। इस मोशन को अपने पढ़े इसमें गुरुत्वाकर्षण पहले प्रभावित करता है या नहीं करता, उसकी बातें की। देखो ये वाली क्या है, अपनी इक्वेटर लाइन, ये काली कौन सी, भूमध्य रेखा, और ये वाले क्या है, ध्रुव यानी नॉर्थ पोल, और ये कौन सा ध्रुव है, अपने कहेंगे अपने साउथ पोल। अब गुरुत्वाकर्षण बल जो विषुवत रेखा को अपने कहेंगे भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, न्यून होता है। गुरुत्वाकर्षण बल न्यून होता है, बिल्कुल न्यून। लेकिन क्या होता है, और अपकेंद्रीय बल यहाँ पर क्या होता है, अधिकतम। ये वाली अपने को बात ध्यान रखनी है कि जो इक्वेटर लाइन है, ग्रेविटी फोर्स क्या होता है, वेरी लो, एंड जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, हाई। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, हाई होगा, जो ग्रेविटी फोर्स यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल लो होगा। आपने ध्रुवों की बात करी, ध्रुवों पर यानी जो पोलर एरिया है, पोल पर क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल अधिकतम होगा, अधिकतम मैक्सिमम होगा। और जो अपकेंद्रीय बल जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, न्यूनतम। ये तो होगा मैक्सिमम होगा, और ये क्या होगा, बिल्कुल मिनिमम। तो इस गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से क्या होगा, यानी जो भूमध्य रेखीय जल कहाँ पर ट्रांसफर होगा, ध्रुवों की ओर। कहाँ पर होगा, यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जल का क्या होगा, मोशन होगा। तो इसमें अपने इस बात को लिख सकते हैं। इसके कारण भूमध्य रेखीय जो जल है, यानी जो इक्वेटर लाइन के आसपास वाला जल, भूमध्य रेखीय जल ध्रुवों की ओर प्रवाहित होता है। तो इस बात को ले गया कि गुरुत्वाकर्षण भी क्या करता है, महासागरीय
जल को क्या करता है, प्रभावित करता है, यानी जो महासागरीय धारा होगी उसको भी क्या करेगा, प्रभावित करेगा, क्योंकि विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल न्यून पाया जाता है और अपकेंद्रीय बल से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो अपनों ने बात की थी ये मैक्सिमम मिलता है, और जो पोलर एरिया पर ग्रेविटी फोर्स लो हाई मिलेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या मिलेगा, लो। इसके कारण इन दोनों के कारण क्या होगा, भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन वाला जो वाटर है यानी पोलर रीजन की ओर क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, गुरुत्वाकर्षण प्रभावित करता है। ये महासागरीय जल को प्रभावित करने वाले कारक में अब दूसरा कारक अपने सामने आ रहा है, घूर्णन। घूर्णन प्रभावित करता है या नहीं करता। घूर्णन यानी किसका, रोटेशन। रोटेशन इफेक्ट करता है या नहीं करता। देखिए इधर, ये अपनी क्या है, अर्थ, और अर्थ का ये वाला पार्ट कौन सा है, ईस्टर्न पार्ट, और ये कौन सा, वेस्टर्न वाला। अर्थ मोशन करती है, यानी अर्थ की जो गति होती है वेस्ट से लेकर ईस्ट की ओर, ये जो गति होती है वेस्ट से लेकर ईस्ट की ओर इस प्रकार से मोशन करते हैं। यानी अर्थ जो रोटेट होती है, अर्थ रोटेट होगी वेस्ट टू ईस्ट, यानी पृथ्वी जो घूमती है, पृथ्वी की जो गति होगी, गति यानी घूर्णन गति की बात करें, वेस्ट टू ईस्ट होगी, वेस्ट टू ईस्ट। अब इसके सराउंडिंग में क्या है, आपने कह सकते हैं इस सराउंडिंग में क्या है, ये सारा सारा वाटर है, ये सारा सारा सराउंडिंग में क्या है, वाटर। देखो जब अर्थ, तो देखो अर्थ की स्पीड से स्पीडली क्या होगी, रोटेट हो जाएगी। ये वाला डंडी दिख रही होगी क्या, वेस्ट, और ये वाला पार्ट कौन सा, ईस्ट। ये वेस्ट से लेकर ईस्ट की ओर मुड़ जाएगी, लेकिन वाटर इसका साथ नहीं दे रहा, क्योंकि वाटर अगर इसके चिपका होता तो वाटर को साथ में घुमाए, लेकिन वाटर क्या है, खुला हुआ। तो वाटर क्या करेगा, जैसे ये मोशन करेगी वेस्ट टू ईस्ट, और वाटर होगा, वाटर मोशन करेगा ईस्ट टू वेस्ट। जैसे अपने बात करें, अपने दही बिलोते हैं, तो दही के अंदर मधानी अगर इस प्रकार से चलाओगे तो वाटर जो अपना दही होगा वो क्या होगा, उल्टी डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। तो यही बात सिर्फ इसकी है भी, अर्थ एकदम से क्या कर जाएगी, मोशन कर जाएगी, लेकिन वाटर साथ नहीं दे पाएगा। जो वाटर गति करेगा वो क्या करेगा, ईस्ट टू वेस्ट, सॉरी क्या करेगा, ईस्ट टू वेस्ट। ये करेगा वेस्ट टू ईस्ट, ये और वाटर मोशन करेगा ईस्ट टू वेस्ट। ये वाली बात ध्यान रखनी अपने। तो इसमें लिख सकते हैं, पृथ्वी अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गति करती है। जल इस गति का साथ नहीं दे पाता, इसलिए जल पूर्व से पश्चिम दिशा, ये वाली ध्यान रखनी है बात, पूर्व यानी ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर गति करता है। तो अपन ले सकते हैं, यानी रोटेशन ऑफ द अर्थ, यानी वेस्ट टू ईस्ट एंड वाटर मोशन ईस्ट टू वेस्ट। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने इसी में आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार अपना जो थर्ड इसमें आएगा, यानी घूर्णन प्रभावित करता है। तीन नंबर पर कोरियालिस बल।
कोरियालिस फोर्स इफेक्ट करता है नहीं करता? कोरियालिस वाला काम करता है यानी चेंज द डायरेक्शन ऑफ विंड, यानी विंड की डायरेक्शन को क्या करना, चेंज करना। जैसे विंड डायरेक्शन चेंज होगी उसी प्रकार वाटर भी अपना क्या करेगा, मोशन को चेंज करेगा। तो कोरियालिस बल ये क्या करेगा, जो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की जो धार है और कौन सा, दक्षिणी गोलार्ध की जो धार है, उत्तरी गोलार्ध की धाराओं को अपने कहेंगे क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में मोड़ देते हैं। और जो दक्षिणी गोलार्ध होगा एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। यानी ये तो घड़ी की इस प्रकार से मोड़ देगा और ये क्या करेगा, इस प्रकार से मोशन कर देगा। कौन, कोरियालिस फोर्स। तो कोरियालिस फोर्स भी क्या करता है, उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी करंट सी होगी इनको क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन मोड़ देगा, और जो सदर्न हेमोस्फीयर की होगी, जो दक्षिणी गोलार्ध की करंट होगी उसको एंटी क्लॉकवाइज क्या कर देगा, मोशन रोटेट कर देगा। तो कोरियालिस बल भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। फिर 4 नंबर पर देखें इसी प्रकार वायु दाब यानी जो एयर प्रेशर है, एयर प्रेशर इफेक्ट करता है या नहीं करता, इसको अपने डायग्राम से समझते हैं भी एयर प्रेशर इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। देखिए इधर ये महासागरीय जल की क्या है, सतह, ये ओशियन सरफेस है। अब ओशियन सरफेस पर अगर इस वाले पार्ट के अंदर, इस वाले पार्ट में एयर का क्या है, प्रेशर ज़्यादा है, यानी यहाँ पर एयर, ये जो एयर का प्रेशर क्या है, ज़्यादा, यानी प्रेशर ज़्यादा, यानी जो वायु दाब यहाँ पर अधिक है, और यहाँ पर जो वायु दाब, जो प्रेशर क्या है, लो, वायु दाब यहाँ पर क्या है, कम। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा, क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो ओशियन की ये जो सरफेस, ओशियन की सरफेस क्या होगी, थोड़ी सी नीचे होगी ना। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर वायु दाब क्या लग रहा है, अधिक लग रहा है। तो यहाँ पर जो महासागरीय जल की जो सतह क्या होगी, नीची पाई जाएगी। जहाँ पर वायु दाब कम होगा यहाँ पर सरफेस ऊंची होगी। तो जो जल गति करेगा कहाँ से करेगा, जहाँ पर ज़्यादा जल होगा, इस सतह ऊंची, इस सतह ऊंची से कहाँ पर करेगा, नीचे वाली सतह से क्या करेगा, इस प्रकार से गति करेगा। तो अपने कह सकते हैं कि जो जल गति करता है उच्च वायुदाब से लेकर न्यून वायुदाब, देखो विंड मोशन करती है उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की, यहाँ पर उल्टा रिलेशन है, यानी जो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर क्या करेगा, वाटर मोशन करेगा। और मैंने डायग्राम के थ्रू समझा दिया कि वायुदाब अधिक है तो जल की सतह नीची होगी, अगर वायुदाब कम है तो जल की सतह क्या होगी, ऊपर होगी। तो वायुदाब कम होने के कारण, महासागरीय जल की सतह ऊपर होने के कारण ये जल जो गति करेगा निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर गति करेगा। तो यहाँ पर इसी बात को लिख सकते हैं, महासागरीय जल की सतह पर अधिक वायुदाब होने के कारण सागरीय सतह नीची होगी तथा जहां न्यून वायुदाब होगा, वहां महासागरीय सतह क्या होगी, ऊपर होगी। इसलिए
जल उल्टा होगा, ये वाले विभाजन है, निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर गति करेगा, की ओर गति करेगा। जिसका स्क्रीनशॉट लीजिए भी। एयर प्रेशर भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। कोरियालिस बल के बाद अपनों ने देखा कि वायु दाब भी क्या करता है, प्रभावित करता है। अब देखिए नेक्स्ट जो अपने पढ़ने जा रहे हैं, वाष्पीकरण प्रभावित करता है या नहीं करता। जो टॉपिक नंबर अपना 5 नंबर पर वाष्पीकरण, वाष्पीकरण वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन इफेक्ट करता है नहीं करता, देखिए कैसे इफेक्ट करेगा। अगर कोई भी क्या है, महासागरीय सतह, ये अपनी बात कर लेते हैं, ये वाला महासागरीय सतह, ए सतह मान लिया और ये क्या ना बी सतह। अब ए सतह पर क्या होगा, तापमान क्या होगा, अधिक। अगर यहाँ पर तापमान क्या है, तापमान अधिक, अगर यहाँ पर तापमान अधिक होगा तो वाष्पीकरण भी क्या होगा, अधिक होगा। देखिए इधर यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, हाई है। इस वाले पार्ट पर देखें, यहाँ पर सनलाइट ज़्यादा है तो यहाँ पर सन की रेडिएशन क्या होगी, ज़्यादा है। तापमान अधिक होगा तो वेपोराइजेशन भी क्या होगा, अधिक होगा। वेपोराइजेशन भी क्या होगा, अधिक होगा। वाष्पीकरण अधिक हो जाएगा तो यहाँ पर तो लवणता क्या होगी, बढ़ेगी। अपन देखा था भी सैलिनिटी और टेम्परेचर में कैसा संबंध होता है, सीधा। अगर तापमान अधिक है तो लवणता क्या हो जाएगी, अधिक। लवणता अधिक होगी तो जल का जो घनत्व होगा, यानी वाटर डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ेगी ना। इसी सतह पर इस साइड में आ जाती। यहाँ अगर तापमान यानी जो टेम्परेचर है यहाँ पर क्या है, लो। अगर तापमान कम होगा तो वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण भी क्या होगा, बिल्कुल न्यून होगा। अगर वाष्पीकरण न्यून होगा तो लवणता भी क्या मिलेगी, यहाँ पर लवणता भी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। लवणता कम मिलेगी तो जल का जो घनत्व होगा, यानी वाटर का डेंसिटी भी क्या मिलेगा, लो मिलेगा। वाटर का डेंसिटी भी क्या मिलेगा, लो मिलेगा। तो जल का यहाँ पर घनत्व ज़्यादा है, घनत्व ज़्यादा होगा तो वेपोराइजेशन अगर उड़ गया तो जल की जो गहराई होगी, जल की जो गहराई होगी यानी जो डेप्थ होगी, ये क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पर जो जल की डेप्थ यानी ऊंचाई ज़्यादा होगी, यहाँ पर ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई ज़्यादा होगी। यानी जल क्या होगा, ऊपर होगा, यहाँ पर जल क्या होगा, नीचे होगा। क्योंकि वेपोराइजेशन से क्या होगा, वाटर उड़ गया तो जल कहाँ से मोशन करेगा, जहाँ पर ऊंचाई क्या होगी, अधिक होगी। तो यहाँ से मोशन करेगा वाटर कहाँ पर, इस साइड में। इस साइड में क्या करेगा, मोशन करेगा। तो जल कहाँ पर, अपने ये सारी बातें लिखते हैं कि कहाँ पर, यानी निम्न लवणता यानी लो सैलिनिटी से वाटर मोशन करता है उच्च लवणता की ओर। निम्न घनत्व से जल गति करता है कहाँ पर, उच्च घनत्व की ओर जल गति। ये सारे टॉपिक यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि अगर ये वाली बात क्लियर है तो अपने कोई भी जो स्टेटमेंट गलत नहीं होगा। देखो इसमें लिखते हैं, वाष्पीकरण भी क्या करता है, प्रभावित करता है। जल, सबसे पहले तो ये लिखते हैं, जल है जो निम्न घनत्व से, निम्न घनत्व लो डेंसिटी से उच्च घनत्व हाई डेंसिटी उच्च घनत्व
की ओर गति करता और गति करता है, गति करता है। तो ये वाली बात अपने को नोट डाउन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाकर अपने लिख लेंगे कि निम्न लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की ओर क्या करेगा, वाटर मोशन करेगा। ये भी लिख सकते हैं जल है जो जल, जल कहाँ से अपने लेंगे, निम्न लवणता से, निम्न या ऐसे लिख दो न्यून लवणता, न्यून लवणता यानी लो सैलिनिटी, सैलिनिटी न्यून लवणता से उच्च लवणता, हाई सैलिनिटी उच्च लवणता से क्या करते हैं, की ओर गति करता है। तो ये वाली दोनों बातें क्लियर होगी कि निम्न घनत्व से उच्च घनत्व की ओर और न्यून लवणता से उच्च लवणता की ओर क्या करता है, गति करता है। तो वाष्पीकरण भी क्या करता है, महासागरीय जल यानी जो धाराएं हैं उनको क्या करता है, प्रवाहित करता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पाँच नंबर के बाद 6 नंबर पर बात करिए अपने तापमान। तापमान यानी जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इफेक्ट करता है नहीं करता। तापमान देखो जो भूमध्य रेखीय रीजन, भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र, यहाँ पर तापमान क्या मिलते हैं यानी जो टेम्परेचर क्या मिलते हैं, यहाँ पर हाई मिलते हैं। टेम्परेचर हाई होगा तो वाटर जो जल है, जो जल में क्या होगा, फैलाव होगा, जल फैला। देखो कोई भी चीज़ गर्म होकर क्या होती है, फैलती। तो वाटर क्या होगा, एक्सपेंड होगा, वाटर क्या होगा, एक्सपेंड होगा। और जो कौन सा होगा, ध्रुवीय क्षेत्र होंगे, ध्रुवीय क्षेत्र होंगे, जो पोलर रीजन होंगे, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा, तापमान कम होगा तो जल क्या होगा, सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा यानी श्रिंक होगा, श्रिंक होगा, वाटर क्या होगा, श्रिंक होगा। तो इसलिए जल क्या होगा, भूमध्य रेखीय रीजन से कहां पर जाएगा, ध्रुवीय क्षेत्र की ओर। तो यहां लिख सकते हैं जल भूमध्य रेखीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होता है। तो तापमान भी क्या करता है, प्रवाहित करता है। नेक्स्ट देखते हैं अपने आगे। तापमान के बाद आता है प्रचलित पवन। प्रचलित पवन, पवने भी महासागरीय जल की दिशा को प्रभावित करती है। यानी जिस डायरेक्शन में विंड जाएगी उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, वाटर भी गति करेगा। यानी अगर इस साइड में विंड चल रही है तो वाटर भी इस साइड में मोशन करेगा, अगर इस साइड में चल रहा है तो इस साइड में क्या करेगा, वाटर मोशन। तो प्रचलित पवने यानी जो पवने हैं वो भी क्या करती हैं, महासागरीय जल को क्या करती हैं, प्रभावित करती है। अब देखो नेक्स्ट आपने देखें हिम का पिघलना। 8 नंबर पर हिम का पिघलना।
यानी जो स्नो मेल्ट होगी, स्नो मेल्टिंग, उच्च अक्षांशों से जल पिघलकर निम्न अक्षांशों की ओर गति करता है। यानी उच्च अक्षांशों से निकलकर कहाँ पर, निम्न अक्षांशों की ओर गति, यानी जो पोलर ये वाले रीजन, यानी यहाँ पर जो स्नो कवर्ड एरिया होगा तो यहाँ से जो मेल्ट होगी वो कहाँ पर चलेगी, इक्वेटर लाइन की ओर क्या करेगा, वाटर मोशन करेगा। तो ये सारे के सारे क्या थे, महासागरीय जो धारा थी उसको प्रभावित करने वाले कारक। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। महासागरीय धाराओं के अपने प्रकार की बात करें, टाइप ऑफ ओशियन करंट। टाइप ऑफ ओशियन करंट यानी कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं, दो प्रकार हैं। सबसे पहले अपना पढ़ेंगे ठंडी धारा, ठंडी धारा यानी कोल्ड करंट, और दूसरी पढ़ेंगे अपने कौन सा, गर्म धारा, यानी अपने कहेंगे हॉट करंट। यानी दो प्रकार की धाराएं पढ़ेंगे, गर्म और कौन सी, ठंडी धाराएं। अब कहाँ से कैसे चलेगी, ये वाली रेखा कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन। और ये कौन सा है, नॉर्थ पोल, और ये कौन सा है, साउथ पोल। ये उत्तरी ध्रुव है और ये कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन ने देखा कि भूमध्य रेखीय वाला क्षेत्र क्या होगा, ज़्यादा गर्म होगा, एक्सपेंड होगा। तो गर्म धाराएं जो चलेगी इक्वेटर लाइन से कहाँ पर चलेगी, पोलर रीजन की ओर। यानी जो इक्वेटर लाइन होगा, इक्वेटर लाइन से कहाँ चलेगा, पोलर लाइन। यानी जो जल का संचलन होगा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, कौन सा, गर्म जल। ये कैसी धाराएं अपने कहेंगे, गर्म धाराएं, गर्म धाराएं। और जो ठंडी धाराएं चलेगी वो कहाँ चलेगी, जो यहाँ से स्नो मेल्ट होगी पोलर से, यानी ध्रुवों से कहाँ पर चलेगी, भूमध्य रेखा की ओर। यहाँ से जो जल चलेगा कहाँ पर चलेगा, अपने कहेंगे इस डायरेक्शन। तो ये कैसी धाराएं, ठंडी धाराएं, ठंडी धाराएं। तो ठंडी धाराएं हैं जो कोल्ड करंट हैं, कोल्ड करंट जो मोशन करता है पोलर टू कहाँ चलेगा, पोलर टू इक्वेटोरियल रीजन, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर। और जो वाट ये मरेंगे चलेगी इक्वेटर लाइन से लेकर अपने कहेंगे पोलर रीजन की ओर, ध्रुवों की ओर क्या करती है, गति करती है। तो महासागरीय जल के प्रकार दो प्रकार से हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए स्टूडेंट, अब अपने पास जो ओशन है, तीन ओशन, तीन ओशन में सबसे पहले बात करेंगे अपनी अटलांटिक ओशन में कौन कौन सी करंट चलती हैं। उसके बाद जो पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर में कैसे करंट का फ्लो करता है, उसी प्रकार पढ़ेंगे अपने इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर। तो तीन महासागरों की अपनों ने धाराएं पढ़नी। महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराओं के अंदर सबसे पहला अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागरीय धाराएं, अटलांटिक ओशियन करंट। और सेकंड अपनों ने पढ़ेंगे कौन सा, प्रशांत महासागरीय,
धाराएं पैसिफिक ओशियन करंट, और तीसरा आपने पढ़ा कौन सा, हिंद महासागरीय धाराएं, इंडियन ओशियन करंट। तो ये तीन ओशियन के अपनों ने बार बार पूरा जहां पर कौन सी, अटलांटिक ओशियन और दूसरा पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक के बाद कौन सा, इंडियन ओशियन। जो आर्कटिक है वहां पर किसी प्रकार की धाराओं का मोशन नहीं होता। तो अपने स्टार्ट करेंगे कौन सा, अटलांटिक ओशियन करंट। तो ये अपने कल की क्लास में करेंगे। तो इस स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब और क्या कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मैं नेक्स्ट जो वीडियो और मेहनत के साथ क्या कर सकूँ, अपलोड कर सकूँ। तो थैंक यू स्टूडेंट, बाय।